आप सभी लोगों का राम जी लाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे फिनॉल टॉपिक की, और फिनॉल टॉपिक में हम लोगों ने फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड जितनी भी थी वो सारी सीख ली थी। और प्रिपरेशन मेथड के साथ साथ अगर हम लोग बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने उस पिछले वीडियो में क्लियर कर ली थी। हाँ, आज की वीडियो में हमें बात करनी है बच्चों किसकी, आज हमें बात करनी है फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी की। और एक चीज आपको बता दें कि बच्चों, यूपी बोर्ड एग्जाम में ये मान लीजिए कि फिनॉल की केमिकल रिएक्शन पूछी ही जाती है, इसलिए फिनॉल की केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन पर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और आपको भी बहुत ध्यान लगा के इस वीडियो को देखना है। वीडियो को अगर देखते रहोगे तो आपको फिनॉल की रिएक्शन घर पर किताबों से रटनी नहीं पड़ेगी, और आपको केवल वीडियो के माध्यम से पूरी फिनॉल की रिएक्शन अच्छे से याद हो जाएंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कल हम लोग जब बात कर रहे थे फिनॉल के अम्लीय गुण की, और आपको हमने ये बताया था कि फिनॉल अम्लीय होता है, जबकि अल्कोहल कैसे होते हैं, हमारे अल्कोहल होते हैं बच्चों हमारे उदासीन होते हैं। तो आज उसी के आगे चर्चा करनी है। कल हमने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि अल्कोहल में H+ निकलने के बाद में जो एल्कोक्साइड आयन बनता है वो अनस्टेबल होता है, जबकि फिनॉल से H+ निकलने के बाद में जो बचा हुआ फिनॉक्साइड आयन होता है वो बच्चों बहुत 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 स्टेबल होता है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि एल्कोक्साइड आयन जो अल्कोहल से H+ निकलने के बाद में बचा हुआ एल्कोक्साइड आयन, उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बनती है, जबकि फिनॉल से H+ निकलने के बाद में जो बचा हुआ फिनॉक्साइड आयन होता है वो फिनॉल से भी ज्यादा स्टेबल होता है, वो फिनॉल से भी ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए वह आसानी से H+ का त्याग कर देता है और अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो कल के वीडियो में हमने इतना ही बताया था। आज इस वीडियो में आपको आज फिनॉल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिनॉल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। चलिए देखिए फिनॉल का बच्चों, फिनॉल में आपको कल हमने बताया था, ध्यान देना बच्चों। हाँ बच्चों ध्यान देना, फिनॉल में कल हमने बताया था, जैसे ये आपका फिनॉल है, ध्यान देना बच्चों, ये क्या है आपका फिनॉल। तो फिनॉल से अगर यहाँ से H+ निकल जाता है, H+ निकल जाता है तो ये फिनॉक्साइड आयन बनता है। क्या बनता है? फिनॉक्साइड आयन बनता है, और यहाँ से H+ जाता है। अब हम चर्चा ये कर रहे थे कि ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये फिनॉल से भी ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर ये स्टेबल है तो इसकी स्टेबिलिटी का कारण क्या है? तो इसकी स्टेबिलिटी का कारण है इसकी अनुनादी संरचना। क्या कारण है बच्चों? इसकी अनुनादी संरचना। तो चलिए एकदम झक्कास तरीके से हम इसकी अनुनादी स्ट्रक्चर को समझेंगे। आइए चलिए देखते हैं। देखिए फिनॉक्साइड, ये आपका फिनॉक्साइड है, फिनॉक्साइड क्या है बच्चों? फिनॉक्साइड। तो चलिए फिनॉक्साइड देखते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। फिनॉक्साइड, इसमें रिंग बनाओ या डबल बॉन्ड लगाओ। तो हम यहाँ पर ये फिनॉक्साइड आयन लिख रहा है बच्चों, ध्यान देना, ये फिनॉक्साइड आयन। अब आपको बता दें कि ये वाले आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है। और कौन से इलेक्ट्रॉन है बच्चों? ये एकांकी इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन है? एकांकी इलेक्ट्रॉन। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन प्लस R इफेक्ट के कारण इस रिंग के अंदर आते हैं। तो रिंग के अंदर आते हैं किस प्रकार से आएंगे बच्चों? देखिए जरा ध्यान से, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अभी देखिए अगर ये बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है तो क्या सिचुएशन है, जरा बॉन्ड फॉर्म से पहले वाली सिचुएशन देख लीजिए। अभी क्या है? अभी यहाँ पर देखिए जरा, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जुगेशन। और कोई भी मॉलिक्यूल्स में जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन होती है वो मॉलिक्यूल्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसमें कितनी अच्छी कॉन्जुगेशन है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो ये कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन की वजह से मॉलिक्यूल्स स्टेबल होता है। तो ये मॉलिक्यूल्स कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर ये वाले जो आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ध्यान देना, कौन से? ये वाले या ये वाले या ये वाले, ये सभी लॉन पेयर हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इधर बॉन्ड बनाते हैं। तो जब ये बॉन्ड बना लेंगे तो बच्चों यहाँ डबल तो कॉन्जुगेशन बिगड़ जाएगी। तो उस कॉन्जुगेशन को बनाए रखने के लिए
ये वाले जब इधर बॉन्ड बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन इन पाई इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, इन पाई इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण लगाते हैं। देखिए जरा ध्यान से, ये एकांकी इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेंगे। जैसे ही बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रतिकर्षित होकर इधर शिफ्ट हो जाते हैं बच्चों। कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसकी एक हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिल जाती है, ध्यान देना, इसकी हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर ध्यान देना सभी लोग। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर इधर आया है, तो यहाँ पर आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज इधर मिल जाएगा, और यहाँ पर इनके बीच में सिंगल की जगह क्या बन जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और ये बॉन्ड एज सच जैसा इसमें बना था वैसे बना दीजिए, ये वाला बॉन्ड भी एज सच बना दीजिए। तो बच्चों ये समझ में आया आपको। अब इसके बाद में आगे क्या होगा, इसके बाद में आगे क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये आपको जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, ये बच्चों इधर बॉन्ड बनाने का प्रयास करेंगे, इधर। तो इधर जब बॉन्ड बनाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ डबल हो जाएगा, यहाँ डबल हो जाएगा, तो फिर से वही क्या वही प्रतिकर्षण लगेगा। यहाँ पर प्रतिकर्षण लगेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो आगे देखते हैं बच्चों क्या होगा। देखिए इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आगे बनेगी, आगे वाले स्ट्रक्चर पे ध्यान देना। ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड नया बना है, तो यहाँ पर बॉन्ड लगा दो, ऐसे ऐसे आप बॉन्ड लगा दीजिए, ये वाला बॉन्ड लगा दीजिए, और एक ये वाला बॉन्ड लगा दीजिए। और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज, और ऊपर तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था ही। अब इसके बाद में बच्चों क्या होगा, जरा ध्यान देना। ये वाले इलेक्ट्रॉन अब इधर बॉन्ड बनाएंगे। जब ये इधर बॉन्ड बनाएंगे तो फिर से वही फिनोमिना उत्पन्न हो रहे हैं। कौन सी, यहाँ पर ये बॉन्ड बनेगा तो प्रतिकर्षण लगेगा। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण के कारण ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए इसको शिफ्ट करते हैं, आगे देखिए क्या होगा। हाँ तो बच्चों आगे क्या हो रहा है, जरा ध्यान देना। ये आपकी बेंजीन रिंग पहले बनाओ, ये रिंग बनी, और इस बार यहाँ पर बॉन्ड लग रहा है, यहाँ पर बॉन्ड लग गया, और यहाँ पर तो बॉन्ड था ही। और इसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर हो गया नेगेटिव चार्ज, ऊपर हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इसके बाद में क्या होना है बच्चों, ध्यान देना। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और जैसे ये यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये वाले ऊपर पुनः वापस अपनी पोजीशन पर चले जाते हैं। तो जब चले जाएंगे तो देखो आगे क्या होगा बच्चों। फाइनली वही चीज, आप बेंजीन रिंग बनाइए, और बेंजीन रिंग बनाइए। तो ये वाला बॉन्ड तो पहले से लगा था, ये वाला बॉन्ड लगाइए, ये वाला बॉन्ड लगा था, ये वाला लगाइए, और ये वाला अभी बनेगा। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बनाएंगे तो ये वाला बॉन्ड बन गया, और ऊपर सिंगल बॉन्ड फिर से हो जाएगा, और फिर से वही इलेक्ट्रॉन इसके पास में पहुंच जाएंगे। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर फिनॉल की कितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनी, 1 2 3 4 5 फिनॉक्साइड आयन की 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होने की वजह से किसी भी मॉलिक्यूल्स की जितनी ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होते हैं, जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं होती है, वह मॉलिक्यूल्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फिनॉल की कितनी है, 1 2 नहीं बल्कि 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनी है। 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की वजह से फिनॉल मोर स्टेबल होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन की कितनी 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के कारण फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन की 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनी है। इसी वजह से फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से भी ज्यादा स्टेबल होता है और आसानी से H+ का त्याग कर देता है। तो इसीलिए फिनॉल कैसा होता है, अम्लीय। जबकि एल्कोहल की बात की जाए तो एल्कोहल में जो H+ जाने के बाद में बचा हुआ एल्कोक्साइड आयन होता है, एल्कोक्साइड आयन में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं होती। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ना होने के कारण वह कैसा होता है, अस्थायी होता है। इसीलिए वह आसानी से H+ का त्याग नहीं करता है और अम्लीय प्रकृति नहीं दर्शाता है। तो फिनॉल अम्लीय होते हैं, जिसका रीजन ये है कि फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल में H+ निकलने के बाद में बचा हुआ जो फिनॉक्साइड आयन होता है वह अपनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के कारण स्टेबल होता है। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या है, ये आपके सामने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाई है किसकी, फिनॉल की अनुनादी संरचना। तो अपनी अनुनादी संरचना के कारण फिनॉल क्या होता है, मोस्ट फिनॉक्साइड आयन मोस्ट स्टेबल होता है। इसलिए आसानी से H+ को जाने देता है और अम्लीय प्रकृति
दर्शाता है। तो बच्चों ये बात थी फिनॉक्साइड आयन की मतलब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर और फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की। चलिए इसके बाद में हम इसकी आगे वाली स्ट्रक्चर आगे वाली जो केमिकल रिएक्शन है वो देखे ले रहे हैं। चलिए हम फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराएंगे या किसी प्रबल क्षार से करा दीजिए। क्योंकि फिनॉल एक दुर्बल अम्ल होता है। फिनॉल क्या होता है? एक दुर्बल अम्ल होता है। तो फिनॉल दुर्बल अम्ल होने की वजह से किससे रिएक्शन करेगा? प्रबल क्षारों से अपक्रिया करेगा। तो चलिए इसकी प्रबल क्षारों से अपक्रिया कराते हैं। इधर तो देखिए, जरा इधर देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों। ध्यान अगर आपने हटाया बीच में तो फिर आपको दिक्कत होगी। देखिए ये आपका फिनॉल है और फिनॉल कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के। अब जब हम इनकी रिएक्शन बेस से कराएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन क्या बनाते हैं बच्चों बताओ? अगर एसिड की बेस से रिएक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगा? वही एसिड बेस रिएक्शन में सॉल्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ भी आपका क्या होगा? लवण बनेगा। कैसे लवण बनेगा? ये अपने आसानी से H+ का त्याग कर देगा। ये आसानी से H+ त्याग कर देगा और ये OH H2O बना लेगा और Na यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये बना बच्चों क्या? सोडियम फिनॉक्साइड बना। क्या बना? सोडियम फिनॉक्साइड बना और यहाँ से H2O आपका निकल गया। इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। और दिस इज कॉल्ड फिनॉल। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि अगर फिनॉल की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? NaOH से कराते हैं। तो NaOH से कराने पर या कोई भी प्रबल क्षार हो उससे कराने पर लवण प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको लवण के रूप में क्या मिला है? सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसके बाद में इसी के आगे हम बात करेंगे कि अगर मान लो प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से हम इसकी अपक्रिया करा दें। किससे? प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से अपक्रिया कराते हैं। तो चलिए आइए फिनॉल की अपक्रिया प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से कराते हैं। देखिए ये आपका है बच्चों फिनॉल। क्या है बच्चों? फिनॉल। इसकी अपक्रिया प्रबल धन विद्युतीय धातुएं कौन सी होती हैं? प्रबल धन विद्युतीय धातुएं कौन सी होती हैं? अरे वही अपनी सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गई, कैल्शियम हो गई। तो उनसे अगर रिएक्शन कराएंगे, चलिए मान लीजिए हमने इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से करा दी। तो सोडियम मेटल से कराओगे तो फिर वही हाइड्रोजन इसका निकल जाएगा और सोडियम फिनॉक्साइड आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो इसकी रिएक्शन पोटेशियम से भी करा सकते हो, आप चाहो तो इसकी रिएक्शन कैल्शियम से भी करा सकते हो। बस इतना याद रखना कि जिस मेटल से कराओगे उसी प्रकार का आपको फिनॉक्साइड मिलेगा। तो यहाँ तक का बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे चल हाँ तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी रिएक्शन पे चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन हमें पढ़नी है बच्चों। कौन सी रिएक्शन पढ़नी है? अपचयन पढ़नी है। क्या पढ़नी है? अपचयन। चलिए अपनी अगली रिएक्शन अपचयन पर चलते हैं। अगर फिनॉल का बच्चों अपचयन करा दें, फिनॉल का क्या करा दे? अपचयन करा दें। चलिए फिनॉल देखते हैं। सॉरी, फिनॉल का अपचयन करा दें। फिनॉल का अपचयन किससे करा दें? जिंक से करा दें। तो जिंक क्या करेगा? जिंक इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब इससे ऑक्सीजन को विड्रॉ कर लेगा और यहाँ से बन जाएगा C6H6 बन जाएगा प्लस ZnO आपका अलग हो जाएगा। तो ये था आपका फिनॉल। क्या बच्चों था? फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन जिंक रस से कराई। जिंक रस से कराने पर क्या हुआ? इसने ऑक्सीजन को यहाँ से विड्रॉ कर लिया। ऑक्सीजन जब विड्रॉ कर लेगा तो ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या बना लेगा? बेंजीन बना लेगा। क्या बना लेगा? बेंजीन। चलिए इसके बाद में अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। उदासीन FeCl3 से। उदासीन FeCl3 से क्या होगा बच्चों अगर फिनॉल की रिएक्शन उदासीन FeCl3 से कराई जाए? तो फिनॉल की रिएक्शन जब उदासीन FeCl3 से कराते हैं तो एक बैगनी रंग का एक संकर लवण प्राप्त होता है। चलिए कराते हैं C6H5OH। इसके 6 मालिक्यूल ले लीजिए। कितने मालिक्यूल्स लेने हैं? इसके 6 मालिक्यूल्स ले लीजिए फिनॉल के और इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए FeCl3 से। किससे करा दीजिए? FeCl3 से। तो जब इसके FeCl3 से आप रिएक्शन कराओगे तो देखिए थोड़ा सा इसको ब्रेक करके आपको समझा रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए अभी आपको हमने बताया था फिनॉल की अम्लीय प्रकृति का होता है। जब अम्लीय प्रकृति का होगा तो ये आसानी से H+ देगा। तो अगर ये H+ देगा तो इसके हमने 6 मालिक्यूल्स लिए हैं तो 6 आपको
6 आपको फिनॉक्साइड आयन मिलेंगे और 6H+ मिलेंगे। ध्यान से देखो बच्चों, 6 यहाँ से फिनॉक्सी आयन मिलेंगे और 6 क्या मिलेंगे, H+। और यहाँ FeCl3 भी आपको बता दें, ये आपका ब्रेक होगा Fe++ और 3Cl- में। तो अब इनका क्या होगा, इनका एडिशन होगा। तो देखो ये 6 फिनॉक्साइड आयन Fe से अटैच होकर क्या बनाएंगे, ये अटैच होकर बनाएंगे FeC6H5O, C6H5O का होल 6। और इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज देख लीजिए, यहाँ पर ट्रिपल+ था और यहाँ पर 6 माइनस, तो 6 माइनस और ट्रिपल+, तो इस पर आ जाएगा -3 चार्ज। कितना आ जाएगा, -3 चार्ज। और ये 3Cl- 3H+ से रिएक्शन करके 3HCl बना लेंगे। क्या बना लेंगे, 3HCl बना लेंगे। और बच्चों ये कितने बच्चे, 3H+, तो यहाँ पर लिख देंगे 3H+। इसका बच्चों नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा 6 है तो 6 को बोलेंगे हेक्सा, और इसको बोलते हैं फिनॉक्सी, हेक्साफिनॉक्सीफेरेट, और इसके ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाएगी, 3rd आयन। तो आपको मिला यहाँ से हेक्साफिनॉक्सीफेरेट 3rd आयन, जिसका कलर कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है। तो किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। तो ये बच्चों आपको उदासीन FeCl3 से रिएक्शन समझ में आ गई होगी। फिनॉल की रिएक्शन उदासीन FeCl3 से कराने पर हेक्साफिनॉक्सीफेरेट 3rd आयन बनता है। तो चलिए, ये बच्चों अभी तक थी आपकी एल्कोहल से भिन्न अपक्रियाएं। अब बच्चों इसके बाद में बारी आती है एल्कोहलों के समान अपक्रियाएं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहलों के समान अपक्रियाएं। एल्कोहलों के समान अपक्रियाएं, समान अपक्रियाएं। इसमें बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग वे अपक्रियाएं पढ़ेंगे जिनमें फिनॉल एल्कोहल के जैसी अपक्रियाएं प्रदर्शित करता है। तो एल्कोहल की जैसी अपक्रियाएं प्रदर्शित करता है, तो एल्कोहल तो PCl5 से भी अपक्रिया करता था। तो आओ चलो देखते हैं क्या फिनॉल PCl5 से अपक्रिया करता है। चलिए देखिए, फिनॉल की रिएक्शन C6H5OH की रिएक्शन हम कराएंगे PCl5 से। किससे कराएंगे, PCl5 से। तो जब PCl5 से कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से बन जाएगा C6H5Cl प्लस HCl और प्लस POCl3। ध्यान देना, C6H5, एक Cl इसके साथ में अटैच हो जाएगा तो C6H5Cl बन जाएगा, और एक Cl H से अटैच हो जाएगा तो HCl बना लेगा, और बाकी आपके 3 Cl बचे, एक P और एक ऑक्सीजन, तो मिलकर बना लेंगे POCl3। तो ये बच्चों क्या है, ये है आपका फिनॉल। ये क्या है, ये तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, आपको पता ही होगा। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, और ये आपका है फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। ये आपका हो गया फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। इसके बाद में अगर हम बात करें फिनॉल की, देखिए ये जो PCl5 से हम रिएक्शन करा रहे हैं फिनॉल की, तो फिनॉल की रिएक्शन अगर PCl5 से करा दे रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन बन रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल क्लोरोबेंजीन के फॉर्मेशन में नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये इसका मेन प्रोडक्ट नहीं है। इसका मेन प्रोडक्ट क्या है, देखिए यहाँ से जब फिनॉल की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं, क्लोरोबेंजीन बनता है, HCl बनता है और फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बनता है। ये जो फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड है, देखिए एक फिनॉल के मॉलिक्यूल्स ने PCl5 से रिएक्शन करके एक क्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूल्स बनाया और एक फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाया। ये जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, ये 3 फिनॉल के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा आगे। चलिए देखिए किस प्रकार से करता है रिएक्शन।
फिनॉल के इस बार 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे, C6H5OH, C6H5OH एंड C6H5OH। इनकी रिएक्शन हमें करानी है PCl3 से। PCl3 ही रिएक्शन कर ही लेता है। चलिए इनकी रिएक्शन PCl3 से करा दें तो होगा क्या बच्चों, इसके और इसके इन 3 के साथ में ये जुड़ जाएगा और 3HCl यहाँ से निकल जाएगा। क्या मिल जाएगा, C6H5 का होल थ्राइस PO4 प्लस 3HCl। ये बना आपका ट्राइफेनिल फॉस्फेट। क्या बना, ट्राइफेनिल फॉस्फेट। तो आप लोग देख लीजिए ये अपक्रिया जो थी एल्कोहलों के समान अपक्रियाएं, इनमें हमने आपको PCl5 से अपक्रिया बताई। तो जब हम PCl5 से अल्कोहल की फिनॉल की अपक्रिया कराते हैं तो फिनॉल की अपक्रिया से आप देख रहे हो PCl5 से जब अपक्रिया करा रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन बन रहा है और इस क्लोरोबेंजीन के एक मॉलिक्यूल्स को बनाने के चक्कर में यहाँ पे फास्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड बन जाता है और ये फास्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड फिनॉल के 3 मॉलिक्यूल से अपक्रिया करके फाइनली देता क्या है, ट्राइफेनिल फॉस्फेट देता है। क्या देता है, ट्राइफेनिल फॉस्फेट देता है। चलिए बच्चों इसके बाद में हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन की ओर आगे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी है एक बार जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी है फिनॉल की, फिनॉल की रिएक्शन हम लोगों ने बेस के साथ में पढ़ी थी। फिनॉल की रिएक्शन अगर हम NaOH, KOH या कोई भी प्रबल क्षार से करा देते हैं तो ये लवण बनता है। जहाँ पर आप देख रहे हो सोडियम फिनॉक्साइड बना है। फिर इसके बाद में हमने रिएक्शन इसकी प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से कराई। तो फिनॉल की रिएक्शन प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से कराने पर भी आपको दोबारा से लवण मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसके बाद में हमने अपनी नेक्स्ट रिएक्शन अपचयन पढ़ी। तो अगर फिनॉल का अपचयन करा देते हैं जिंक के साथ में तो अपचयन कराने पर जिंक के द्वारा इसका ऑक्सीजन को खींच लिया जाता है और बेंजीन बन जाता है। इसके बाद में हमने नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ी उदासीन FeCl3 से। तो फिनॉल की रिएक्शन अगर उदासीन FeCl3 से करा दी जाए तो क्या बनना है, हेक्साफिनॉक्सीफेरेट थर्ड आयन बनता है जिसका रंग कैसा होता है, बैंगनी रंग। इसके बाद में हम लोगों ने एल्कोहलों के समान अपक्रियाएं, तो एल्कोहलों के समान अपक्रियाओं में हम लोगों ने PCl5 से अपक्रिया कराई। तो अगर हम फिनॉल की अपक्रिया PCl5 से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है जिसके साथ साथ फास्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड बनता है जो फिनॉल के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके ट्राइफेनिल फॉस्फेट बना देता है। इसके बाद में हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है अमोनिया से अपक्रिया, NH3 से अपक्रिया, NH3 से अपक्रिया। बच्चों अगर हम फिनॉल की अपक्रिया अमोनिया से कराएं, किससे कराएं, फिनॉल की अपक्रिया अमोनिया से कराएं। फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH या बेंजीन इनके ऊपर OH। इसकी अपक्रिया अगर अमोनिया से करा दें, अमोनिया यानी NH3 को बच्चों ऐसे लिख सकते हो आप, अमोनिया से इसकी रिएक्शन करा दीजिए ZnCl2, निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में करा दीजिए। और इसके लिए अगर ये अपक्रिया करानी है, फिनॉल लेना है और इसकी रिएक्शन अमोनिया से करानी है और उत्प्रेरक के रूप में हम ZnCl2 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें टेम्परेचर चाहिए नियर अबाउट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये इससे रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, यहाँ ध्यान देना बच्चों, यहाँ से H2O निकल जाता है और एनिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, यहाँ पर आपको एनिलीन मिलता है। क्या मिलता है, एनिलीन मिलता है। क्या मिलता है, एनिलीन मिलता है और H2O यहाँ से निकल जाता है, H2O यहाँ से निकल जाएगा। बस इसमें ये है दिक्कत कि इसमें टेम्परेचर 300 करना है। अगर फिनॉल की रिएक्शन हम अमोनिया से करा रहे हैं तो फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया से कराने पर ZnCl2 की उपस्थिति में करा रहे हैं तो फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया से ZnCl2 की उपस्थिति में कराने पर हमें टेम्परेचर कितना चाहिए, 300। और बच्चों 300 टेम्परेचर क्रिएट करना आसान नहीं होता, 300 टेम्परेचर क्रिएट करना आसान नहीं होता। इसीलिए क्या कर एक वैज्ञानिक जिनका नाम था बचरर ने क्या किया कि इसको इससे कम ताप पर करके दिखाया। वैसे अगर आप फिनॉल ले रहे हो, फिनॉल की अपक्रिया अमोनिया से करा रहे हो, ZnCl2 निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करा रहे हो तो टेम्परेचर आपको 300 देना ही पड़ेगा, परंतु 300 टेम्परेचर क्रिएट करना आसान नहीं होता। इसीलिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बचरर,
उन्होंने इसको इससे भी कम ताप पे करके दिखाया। उन्होंने क्या किया, फिनॉल लिया, ध्यान देना जरा इधर, फिनॉल लिया और फिनॉल की रिएक्शन उन्होंने किससे कराई, अमोनिया से ही कराई। किससे कराई, अमोनिया से। लेकिन उत्प्रेरक यहाँ पर उन्होंने चेंज कर दिया। उत्प्रेरक उन्होंने लिया यानी HSO3, यानी HSO3 अमोनिया के साथ में, यानी HSO3 अमोनिया के साथ में, या फिर NH4 का होल ट्वाइस SO3, ये भी अमोनिया के साथ में, और इसका टेम्परेचर रखा उन्होंने 150। कितना, 150। जरा ध्यान देना, यहाँ पर फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया से हो रही, लेकिन किसकी उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा अमोनियम सल्फाइड और अमोनिया के प्रेजेंस में। तो इसमें कितना आपको टेम्परेचर देना पड़ रहा है, इसको आपको मात्र 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ रहा है। 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आपको मिलेगी क्या, एनिलीन। क्या मिलेगी, एनिलीन मिलेगी, NH2 ये मिलेगी। और यहाँ से निकल क्या जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा H2O। क्या निकल जाएगा, H2O। तो ये थी बच्चों अमोनिया से अपक्रिया। किससे अपक्रिया, अमोनिया से अपक्रिया। उम्मीद करते हैं अमोनिया से अपक्रिया समझ में आई होगी। अगर फिनॉल की अपक्रिया किससे कराओगे, अमोनिया से निर्जल जड़यन Cl2 की उपस्थिति में, टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा 300। और वहीं पे अगर फिनॉल की अपक्रिया अमोनिया से सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में कराओगे तो मात्र और मात्र 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही एनिलीन आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद में आगे चलते हैं हम लोग। आगे अपक्रिया हम पढ़ेंगे एल्किलीकरण। कौन सी अपक्रिया पढ़ेंगे, एल्किलीकरण। चलिए अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर हम आगे चलते हैं। एल्किलीकरण कौन सी अपक्रिया, अब हमें पढ़नी है एल्किलीकरण। इसमें क्या होगा, फिनॉल की अपक्रिया NaOH के साथ, किसकी, फिनॉल की अपक्रिया NaOH के साथ, फिनॉल की अपक्रिया जब हम NaOH के साथ में एल्किल हैलाइड से कराते हैं, किससे कराते हैं, एल्किल हैलाइड से कराते हैं, तो यहाँ पर आपको फिनॉलिक ईथर मिलेगा। क्या मिलेगा, फिनॉलिक ईथर मिलेगा। और चलिए देखते हैं रिएक्शन, देखते हैं। फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH, ये हमारा फिनॉल था। इसकी अपक्रिया हमें करानी है एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड RX से करानी है। इनकी अपक्रिया RX से करानी है। चलिए ये अपक्रिया जब हम कराते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, देखिए NaOH के साथ में कराते हैं, NaOH के साथ में कराते हैं, तो यहाँ से आपको फिनॉलिक ईथर मिल जाएगा, यानी C6H5OR फिनॉलिक ईथर मिल जाएगा प्लस HX। लेकिन इसको हम ओपन करके आपको समझा रहे हैं रिएक्शन एक्चुअली में होती कैसे। देखिए सबसे पहले तो फिनॉल लिखा, फिनॉल डायरेक्टली इससे इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो फिनॉल की रिएक्शन आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल NaOH से करानी पड़ेगी। जब फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो यहाँ से बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, C6H5ONA, ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब जब सोडियम फिनॉक्साइड बन गया तो सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन, सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन आप एल्किल हैलाइड से करा दीजिए। तो एल्किल हैलाइड से कराने पर ये इतना पार्ट यहाँ से निकल जाएगा और ये आपको फिनॉलिक ईथर मिल जाएगा, यानी C6H5OR ये मिल जाएगा। चलिए इसकी रिएक्शन एक और देख लीजिए। C6H5O यानी सोडियम फिनॉक्साइड, इसकी रिएक्शन अगर मान लीजिए हमने ClCH3 मेथिल क्लोराइड से कराई, तो मेथिल क्लोराइड से कराने पर बच्चों ये इतना पार्ट निकल जाएगा और निकल कर आपको क्या मिल जाएगा, C6H5OCH3 ये मिल जाएगा। इसका नाम बच्चों क्या है, एनिसॉल है। क्या नाम है इसका, एनिसॉल। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि फिनॉल की रिएक्शन आप पहले NaOH से कराते हो, NaOH से कराने पर आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है और उस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराने पर फिनॉलिक ईथर मिलता है। देखिए इसी रिएक्शन को हमने रिपीट किया, C6H5ONA लिया और एल्किल हैलाइड की जगह हमने मेथिल क्लोराइड लिया। तो जब मेथिल क्लोराइड से सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला, एनिसॉल मिला, प्लस NaCl यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ क्या निकल जाएगा, NaX साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। बच्चों एक रिएक्शन यहाँ पे और है, थोड़ी देख लीजिए। यदि आप डायरेक्टली रिएक्शन कराना चाहो
जैसे आपने मान लीजिए फिनॉल लिया C6H5OH और इसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी, मीथिल एल्कोहल से करा दी। किससे, मेथिल एल्कोहल से। किसकी प्रेजेंस में कराई, थोरिया की प्रेजेंस में कराई, THO2। तो ये डायरेक्टली रिएक्शन कर लेता है और डायरेक्टली रिएक्शन करके क्या बना लेगा, फिनॉलिक ईथर यहाँ भी बनेगा C6H5OCH3 प्लस H2O। यहाँ भी आपको फिनॉलिक ईथर मिला। क्या मिला, फिनॉलिक ईथर मिला। तो बच्चों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। आज जो पढ़ाया है उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम लोगों ने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड पढ़ी थी। उसके बाद में हमने फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराई थी। फिर हमने प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से रिएक्शन कराई थी। फिर इसके बाद में अपचयन पढ़ाया था। अपचयन के बाद में हम लोगों ने उदासीन FeCl3 से अपक्रिया पढ़ी थी। इसके बाद में एल्कोहलों के समान अपक्रियाओं में PCl5 से रिएक्शन पढ़ी थी। PCl5 के बाद में NH3 से अपक्रिया पढ़ी थी। इसके बाद में एल्कलीकरण पढ़ा था। एल्कलीकरण पढ़ने के बाद में इस चैप्टर की जो अन्य अपक्रियाएं हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।